बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज अपने प्रोग्राम में कुछ इंटरनेशनल अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। दो स्टोरीज़ हैं, एक अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में शाया हुई, दूसरी अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। दोनों स्टोरीज़ हमारे पास हैं। एक स्टोरी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली स्टोरी में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को लेकर अपनी पॉलिसी वाज़ेह की है, और इस स्टोरी में डोनाल्ड ट्रंप को कुछ निशाना तनकीद भी बनाया गया। स्टोरी का मतन है, स्टोरी का टाइटल है ट्रंप फाइंड्स रीज़न द यूएस टू रिमेन इन अफ़गानिस्तान मिनरल्स। ट्रंप के पास 16 साल की जंग के बाद अफ़गानिस्तान में रहने की सिर्फ एक वजह है, और वो अफ़गानिस्तान की मादनियात हैं। इस स्टोरी में मज़ीद क्या लिखा गया है आपके साथ शेयर करेंगे। फॉरेन पॉलिसी में छपने वाला जो आर्टिकल है उसमें पाकिस्तान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अमेरिका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में पाकिस्तान की जो माली मुआवनत करता है, $300 मिलियन की माली मुआवनत रोक दी गई है, और कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने हक़ानी नेटवर्क और दीगर जो कल अदम जमातें हैं जो पाकिस्तान में रहकर अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो किसी किस्म की अमेरिका पाकिस्तान की माली मुआवरत नहीं करेगा। इस हवाले से तफसीलात हमारे पास हैं, स्टोरीज़ भी हमारे पास हैं, जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में। मस्जिद अक्सा को लेकर तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, पहले उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया तो अब पाकिस्तान ने भी स्टांस ले लिया है। इसराइली जारहियत, इसराइली शिद्दत पसंदी, मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो मस्जिद अक्सा की बंदिश है, वो किसी तौर पर कबूल नहीं की जाएगी। जहांगीर खान तरीन नाअहली केस पर भी आज बात करेंगे, क्योंकि आज उसकी समाअत हुई है। समाअत तो खैर मुलतवी हुई, मगर क्या सवालात किए गए और क्या जवाबात दिए गए। हनीफ अब्बासी ने जो दरख्वास्त फ़ाइल की थी जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़, 6 सख्त इल्ज़ामात लगाए गए थे, आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अकामा से। आजकल आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर भी और सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक हो, खा वो ट्विटर हो, खा वो दीगर समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हो, अब जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान तहरीक के या अपोजिशन जमातों के जो फॉलोअर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, सोशल मीडिया सारफीन हैं, वो पैनामा पर कम मगर अकामा पर ज़्यादा हुक्मरानों पर सवालात उठा रहे हैं और निशाना तनकीद भी बना रहे हैं। कुछ मिनट्स कबल आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि इन सब के अपने अपने अकामे हैं, इन सब को जवाब देना होगा, ये सब जवाबदेह होंगे, कौम का पैसा है, इनको जवाब देना होगा। पहले नवाज शरीफ साहब, फिर ख्वाजा आसिफ, फिर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, और अब वफाकी वज़ीर बराए डेवलपमेंट एहसन इकबाल से ताल्लुक़ नारोवाल से, उनका अकामा सामने आया है। अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। सवाल ये है कि ये अकामा है क्या। कुछ सार्फिन ये भी सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ अकामा। तो जो उर्दू पॉइंट के नाजरीन हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जिनका ताल्लुक़ मिडल ईस्ट से है, खलीजी ममालिक से, सऊदी अरब से, UAE से जिनका ताल्लुक़ है, वो तो इस बारे में मालूमात और आगाही रखते होंगे। अकामा बुनियादी तौर पर रेजिडेंट वीज़े को कहा जाता है। चूँकि इन ममालिक में पॉलिसियाँ सख्त हैं, तो यहाँ पर रहने के लिए फ्रीक्वेंटली अक्सरियत में यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, आने जाने के लिए आपको एक वीज़ा दरकार है, रेजिडेंट वीज़ा दरकार है, जिसे अकामा कहते हैं। अब वो दो ही सूरतों में दिया जा सकता है, या तो आपका कोई कारोबार हो इस मुल्क में, अपना बिजनेस हो, अपनी कंपनी हो, अपनी फैक्ट्री हो, अपनी दुकान हो, या फिर आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी दुकान में मुलाजमत इख्तियार करें, फिर आपको इन ममालिक की हुकूमत अकामा देती है और आप फिर इन ममालिक में आना जाना अपना फ्रिक्वेंटली उस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अकामे की बुनियादी तौर पर ये डेफिनेशन है, ये कोई बुरी चीज़ तस्लीम नहीं की जाती, ये कोई इल्लीगल नहीं है। जितने भी हमारे लीडरान हैं, खा वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हों, खा वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ हों, या दीगर लीडरान जो इन ममालिक में रहते हैं, खलीजी ममालिक में रहते हैं, वो यकीनन अकामा उनके पास है, तो यहाँ पर रहते हैं और फिर अपना आना जाना भी यहाँ से करते हैं। निशाना तनकीद अपोजिशन जमातें, इनको हमारे वज़रा जो हैं, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, एहसन इकबाल साहब, नवाज शरीफ, इसलिए इनको निशाना तनकीद बनाया जा रहा है क्योंकि ये इनके स्टेटस के मुतज़ाद है। वफाकी वज़ीर, इतने बड़े लीडर, और फिर किसी कंपनी में सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, चेयरपर्सन, या जो भी डेजिग्नेशन उनको अलॉट किया गया अकामा के मुताबिक, उसमें वो
रह रहे हैं, तो इस वजह से निशाना तनकीद खासा बनाया जा रहा है। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर, सोशल मीडिया अपना जो उनका हैंडल है ट्विटर का, उस पर ट्वीट किया। ट्वीट ज़रा आप देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने दूसरे मुल्क में काम किया, वहाँ पर मैं पढ़ा लिखा, दूसरे ममालिक से तालीम हासिल करके वहाँ मैंने मुलाजमत की, फिर मैंने पाकिस्तान आकर अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सर्व किया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कोई मदीना में रहे और फिर वहाँ पे रहने का ख्वाहिशमंद, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया। वो ज़रा आप ट्वीट भी देखिए। अकामों का अब सिलसिला चल पड़ा है, और अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे लीडरान, सियासतदान या कारोबारी हजरात जो दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, इन ममालिक में रह रहे हैं, उनके पास यकीनन इस तरह का रेजिडेंट वीज़ा है तो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, मगर अपोजिशन अभी भी सीख पा है। चंद मिनट्स कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके अपने अपने अकामे हैं, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा, कौम को बताना पड़ेगा कि आखिर ये अकामे क्यों हैं। बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की जानिब। जहांगीर खान तरीन नाअहली केस की आज समाअत हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले हनीफ अब्बासी साहब ने एक पटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर खान तरीन नाअहली का कि ये 62-63 पर ये पूरा नहीं उतरते। जिस तरह से हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने पटिशन दायर किया, उस तरह से जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ भी पटिशन दायर किया। आज उसकी दरख्वास्त हुई है। बुनियादी सवाल जो इसमें पूछे गए नाअहली दरख्वास्त में वो कुछ इस तरह से थे कि जहांगीर खान तरीन साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनियां ज़ाहिर नहीं की, एफबीआर में और इलेक्शन कमीशन में अपनी ऑफशोर कंपनियां ज़ाहिर नहीं की। जहांगीर खान तरीन इनसाइडर ट्रेडिंग करते रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग से मुराद कि आप कारोबार कर रहे हैं और आपको पहले से पता है कि कौन सी कीमतें गिरने वाली हैं, शेयर्स की कीमतें गिरने वाली हैं, और पहले ही उसको ख़रीद लेते हैं और गिरने से पहले ही आप फ़रोख्त कर देते हैं। जहांगीर खान तरीन इनसाइडर ट्रेडिंग करते रहे। 49 मिलियन के कर्ज़े जहांगीर खान तरीन ने माफ़ करवाए। इस तरह के 6 इल्ज़ामात लगाए थे हनीफ अब्बासी साहब ने। आज उस केस की समाअत हुई है और हनीफ अब्बासी साहब के वकील से जज ने यह सवाल किया कि क्या अब हर पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर उसकी फर्दर समाअत होगी। खैर, समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो समाअत जारी थी। अलबत्ता इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से जहांगीर खान तरीन पर जो इल्ज़ामात थे, उन्होंने अपने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए उन इल्ज़ामात को तस्लीम भी किया है। मस्जिद अक्सा पर कुछ बात करेंगे। जो डिस्प्यूटेड मसला इसराइलियों ने बना रखा है, उसकी बंदिश पर बात करेंगे। जुमे की नमाज मुसलमानों को वहाँ पर अदा नहीं करने दी गई और फिर वहाँ पर जो फायरिंग का सिलसिला था और शिद्दत पसंदी का सिलसिला था वो भी जुमे के रोज़ जारी रहा। जो दुनिया भर से लीडरान ने इसको कंडेम किया, इसकी मजम्मत की कि आखिर मुसलमानों पर वहाँ पर मस्जिद अक्सा में मजालम क्यों ढाए जा रहे हैं। तैयब उर्दगान सबसे पहले, जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान, सबसे पहले वो मैदान में आए और उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए नहायत अहमियत की हामिल है, मुक़द्दस तरीन और इम्पॉर्टेंट तरीन मस्जिद है। इस पर क्यों कोई इसराइली काबिज़ हो सकता है। हम तमाम मुसलमान उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और उनके साथ फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। तैयब उर्दगान के साथ अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ह किया है कि पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा के गिर्द मुसलमानों पर जो पथराव किया जाता है, जो फायरिंग की जाती है, उनको ख्वार किया जाता है, उनकी तजलील की जाती है, उसको फौरी तौर पर इसराइलियों को बंद करना होगा। तमाम मुसलमान यकजा हैं और फ़लस्तीनियों का साथ देंगे, इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। पाकिस्तान ने भी 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है। अब जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अफ़गानिस्तान से मिनरल चाहते हैं, मादनियात चाहते हैं। कुछ आपको आर्टिकल्स पढ़ के सुनाते हैं, उसका तर्जुमा सुनाते हैं और फिर इस पर एक तबसरा जो हमने सोशल मीडिया सार्फिन के कमेंट्स भी देखे इस पर और इसका डीपली इसको स्टडी किया, वो क्या था। इसका टाइटल है ट्रंप फाइंड्स रीज़न फॉर द यूएस टू रिमेन इन अफ़गानिस्तान एंड द रीज़न इज़ मिनरल। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने बराक ओबामा, वाशिंगटन बुश, जॉर्ज वाशिंगटन बुश और जो इनके मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं, अफ़गानिस्तान में जंग मुसल्लत कर रखी थी। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजी थे, नेटो ट्रूप्स थे। अब 16 साल इस जंग को मुकम्मल हो चुके हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी वहाँ से अपनी फ़ौजें बाहर नहीं निकालना चाहते और उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान की मादनियात को हथियाया जाए।
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ کہا تھا کہ اگر وہ جیت گئے, اگر ان کی باری آ گئی, وہ امریکہ کے صدر بن گئے, تو پھر وہ افغانستان سے اپنی فوجیں باہر نکال لیں گے, مگر اب حالات اس کے برعکس ہیں. اسی آرٹیکل کے چوتھے پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ اسٹیفن اے فینبرگ, a billionaire financier who is informally advising Mr. Trump on Afghanistan, is also looking into ways to exploit country's minerals. According to a person who has briefed him, Mr. Feinberg owns a large military contracting firm, which could play a role in guarding mines, a major concern given that some of Afghanistan's richest deposits are in the areas controlled by the Taliban. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور بھی کچھ امیر لوگ ہیں امریکہ کے, اور اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان صدر اشرف غنی سے تبادلہ خیال بھی کیا ہے کہ وہ کس طرح سے افغانستان کی معدنیات کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے نکال کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ ایک اہم ترین سٹوری ہے. اس کو مین سٹریم میڈیا, ابھی تک یہ مین سٹریم پاکستانی میڈیا میں نہیں آئی, اس کو مین سٹریم پاکستانی میڈیا میں بھی آنا چاہیے, اس پر تبصرہ بھی ہونا چاہیے. افغانستان کو اس کا شعور بھی ہونا چاہیے, اتنا سوچ بچار بھی ہونا چاہیے کہ آخر امریکہ اب حالات خراب کرنے کے پیچھے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور مین موٹیو کیا ہے, آخری ہدف کیا ہے افغانستان میں فوجیں رکھنے کا, طالبان کے جو بھی ان کا وہاں پر صورتحال ہے, نیٹو ٹروپس اور فوجیں رکھنے کا آخری ہدف کیا ہے, امریکہ کا لاسٹ ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ انتہائی اہم نیو یارک ٹائمز میں سٹوری چھپی ہے یہ, جس کا ہم نے حوالہ دیا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, وہاں سے اس کو ڈیپلی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. فارن پالیسی میں, امریکی جریدے فارن پالیسی میں جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک اور دیگر کل عدم جماعتوں کے خلاف آپریشن نہیں کر رہا. ان آپریشن کے ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر افغانستان کے یہ حالات خراب کرتے ہیں. $300 ملین کی جو ہم نے فنڈنگ کرنی تھی پاکستان کو, وہ روک دی گئی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو ہم مزید مالی معاونت کو روک دیں. جی بولیں. پاکستان ہمیشہ سے ہی جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے. کوئی بھی دہشت گرد تنظیم ہو, آپریشن ضرب عضب ہو, آپریشن جتنے بھی ہمارے آپریشنز ہیں, اب بھی جو آپریشن پاکستان میں جاری ہیں, ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے گڈ کہے لوگ یا کوئی بیڈ کہے, ہر قسم کے جتنے بھی ایسے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کو ختم کرنا, ان کا یہاں سے پاکستان کو ان سے نجات دلوانا اور پاکستان کو ایک امن پسند ملک بنانا, تاکہ خطے میں بھی پاکستان کے اثرات پازیٹیو جس طرح سے جا رہے ہیں اس طرح سے ہی کنٹینیو وہ کر سکے. تو اب اس پر بھی دوبارہ سے نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی. مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے urdupoint.com. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.